ये अदरवाइज इस सवाल का जो है ना फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, साइन 2x माइनस एक्स dy बाई डी एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 cos 2x माइनस 1। सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा सर दिख रहा है बराबर। दिख रहा है यार, तेरी उस पे कुछ टावर पे दिक्कत हो रहा है तो कोई नहीं, अगर नहीं हाँ हाँ अब दिख रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे भी ठीक है। दिख रहा है दिख रहा है। हाँ चलो, x की वैल्यू जो है ना तो ये इसके बीच में बोला गया x है, ठीक है। हमको अपना आंसर इसे चूज करना है। तो dy बाई डी एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2x क्या हो जाएगा, 1/2। तो cos 2x को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, cos 60 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 2x हो जाएगा हमारा, x हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा x कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे x का जो है ना, याद रखना, अगर हमने cos 2x 60 डिग्री है, हमने x को यहाँ पे कितना पुट कर दिया, x को यहाँ पुट कर दिया 30, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। एक बात और ध्यान दो कि अगर यहाँ पे हमने x के बदले माइनस 30 डिग्री पुट कर दिया तो cos माइनस 60 हो जाएगा, और cos माइनस 60 भी क्या होता है, हमेशा प्लस में ही होता है ना, ठीक है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है यहाँ पे, याद रखना। साइन कॉस में अगर बात करते ना, यहाँ पे अगर कॉस के बदले यहाँ पे साइन या टैन अगर आता तो मैं एक ही आंसर सेलेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे कॉस के साथ नेगेटिव आंसर भी चलता, बिकॉज मैंने तुमको बता के रखा हुआ है कि इकलौता कॉस ही होता है जिसपे कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा कैसे होते हैं, सेम कॉस और उसका उल्टा सेक में भी होता है। तो इसमें हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक तो 60 भी हो जाएगा और एक माइनस 60 भी हो जाएगा, क्या दो आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक में आंसर कैसा आएगा, मैक्सिमम, एक में आंसर कैसा आएगा, मिनिमम। तो 2 टू 4 साइन 2x बचेगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ सर जाएगा। 4 कैसे आया? क्योंकि देखो ना cos 2x है ना, डिफरेंशिएट किया, ये 2 कांस्टेंट है, पहले बाहर निकालो इसको। अब cos 2x है ना, तो cos 2x को मैं कैसे लिखूंगा, cos 2x बाई डी 2x बाई डी इंटू डी 2x बाई डी एक्स। चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ये 2 तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, ये 2 जो है cos 2x का हमें क्या देगा, sin 2x देगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस में आ रहा था ना, ठीक है। और यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा, इंटू 2 बचेगा, 2 टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 sin 2x, ठीक है। क्लियर हो गया मेरी बात, समझ में आया कि नहीं आया? सर u इंटू वी नहीं लगेगा इधर? क्या बोले, u इंटू वी मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 इंटू कॉस 2x। u इंटू वी तो तब लगाते हैं ना, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास एक में x लिखा हुआ है, एक में sin 2x लिखा हुआ, तो लगाते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं लगाते हम लोग। दोनों साइड वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, अगर जैसे कि मान लो एक फंक्शन है, कांस्टेंट होता तो सीधे बाहर निकाल देते उसको, कांस्टेंट को रखते नहीं, वो तब लगाते u इंटू वी जब दोनों x पर डिपेंड करता है। जैसे एक मान लो x स्क्वायर है, x क्यूब है, x है, दूसरा साइन है, कॉस है, tan है, कुछ x आना चाहिए दोनों में, तब लगाते u इंटू वी, दोनों फंक्शन होना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो सीधे पढ़ के बाहर निकाल देते, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दो वैल्यू को, खाली पुट करेंगे वैल्यू को, तो -4 इंटू साइन 2x मतलब साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। और एक में क्या पुट करेंगे, -4 इंटू साइन एक्स के बदले क्या पुट करेंगे, -60 डिग्री पुट करेंगे। तो ये साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है,
तो माइनस इंटू 4√3/2 हो जाएगा यहाँ पे तो ना। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू 4 साइन माइनस 60 माइनस, याद रखना साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, खाली कॉस में वो प्लस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √3/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आंसर कैसा आ रहा है 60, जब हमने 30 लिया तो आंसर कैसा आ रहा था नेगेटिव, 30 के लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम, और -30 के लिए क्या हो जाएगा आंसर मिनिमम। ठीक है, और खाली यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारा उससे क्या आंसर आ जाएगा, और जहाँ पे x होगा x के बदले क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, तो अगर जैसे कभी भी हम एंगल को अकेला लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसको 30 डिग्री भी लिखो चलेगा एक बार के लिए, नहीं तो उसको लोग π/6 भी लिख सकते हैं, बट 80/6 30 होता है ना। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन मैंने बस करवा दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको इसको हमारे इस क्वेश्चन का हमारे फिजिक्स पे कोई महत्व नहीं है, सीधी सी बात, जितना हमने कर लिया ना ठीक है उतना काफी है फिजिक्स के लिए। आई थिंक मोर देन इनफ है, मैंने बोला ना कि हमको यहाँ तक कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने भी नहीं बोला जाता है, वो भी हमको लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ। ठीक है, वो भी हमको नहीं करने की जरूरत, तो जितना बताया बहुत है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है, न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सर ये बेसिक मैथ्स और कितना बाकी है? आई थिंक खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या होता है कुछ बुक्स में वेक्टर्स को क्या करते हैं, सर वेक्टर भी तो बाकी है, क्या बोले वेक्टर्स भी तो बाकी है। देखो वेक्टर प्रॉपर टॉपिक फिजिक्स का भी है। ठीक है, वेक्टर हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर बहुत काम की चीज होती है, और बेसिक मैथ्स पे भी कभी काउंट किया जाता है उसको नहीं तो इस पे भी देखो। और जो मैथ्स बेसिक मैथ्स जो मैंने तुमको पढ़ाया ना अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें से तुम्हारे टर्म एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे टर्म एग्जाम में, लेकिन जो वेक्टर पढ़ाऊंगा ना उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तुम्हारे टर्म एग्जाम में ये तुम्हारे को क्या ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना समझाया उतना प्रैक्टिस किए खत्म हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वेक्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तुमको जब स्कूल की बुक मिलेगी ना तो ये जो बेसिक जो मैंने पढ़ाया ना तुमको चैप्टर नंबर 0 में लिखा होता है, चैप्टर 0 पे लिखा होता है, बिकॉज दैट चैप्टर इज नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर बेसिक लर्निंग टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। अब देखो मुझे लगता है इसके साथ इंटीग्रेशन के साथ खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मान लो कि हमने क्या सीखा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में हमने सीखा that this is equals to difference plus division, दो प्रोसेस होते हैं। अब हम एक मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, ये उसका उल्टा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन मतलब क्या हुआ इसका जरा देखो एक बार, अभी मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ मैं तुमको। मान लो कि हमारे सामने बोला गया कि हमें एक ग्राफ दिया गया। ठीक है, कैसा ग्राफ है जरा देखो, वो ग्राफ दिया हमको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में। इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए समझना बड़ा आसान है, ये मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक होगा, मैक्सिमम आधे 1 घंटे का, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे लिए बोला गया कि एक ग्राफ है वेलोसिटी का और टाइम का। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हमको दिए जाते हैं ना तो उसपे हमको पता था कि अगर हमने वहाँ पे स्लोप निकालना है तो हमको स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता था, और स्लोप हम किससे निकालते थे डिफरेंशिएशन से। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ऐसा हमें बोला गया कि यहाँ से एक ग्राफ ऐसे गया स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन जाने पे
हमें बोला गया कि बताओ ये वेलोसिटी जो यहाँ पर जो है ना, ये बढ़ रही थी वेलोसिटी 1 2 3 4, ठीक है, और ये टाइम बढ़ा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है, ये ऐसे बढ़ा, ठीक है, 1 2 3 4, वेलोसिटी बढ़ी मीटर पर सेकेंड में, और टाइम बढ़ा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से हमसे पूछा गया कि बताओ जब ये 4 सेकेंड था तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड क्या, ठीक है, कितना बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो याद करो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ पे जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो याद करो क्लास 9th में पढ़ के रखा था कि दैट एरिया इन वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसा होगा, ये देखो ट्रायंगल है, तो मैंने बोला कि एरिया बड़ा आसान है निकालना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4, तो कितना हो गया 16 बाय 2 कितना हो गया 8 मीटर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। एरिया हमें क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस देता है। अगर ऐसा बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये अगर ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, ये हमने इसका ऐसा निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो हम सिंपल सी बात है, अगर हमें कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए ना, उससे हम लोग एरिया निकालेंगे, उससे हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकाला तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। दो चीजें ग्राफ पे बहुत मायने रखती हैं, एक स्लोप और दूसरा एरिया होता है। एरिया हमें एक तरह की क्वांटिटी देता है, स्लोप हमें दूसरे तरह की क्वांटिटी को देता है। क्लियर? यहाँ तो देखो बड़ा आसान था निकालना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है तो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो निकालना आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती, देखो प्रॉब्लम ऐसी आएगी, मान लो कि तुम्हें ऐसा बोला गया कि ग्राफ ऐसा, एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी कभी 1 सेकंड पे 1 है, 2 सेकंड पे 2 हो गई, 3 सेकंड पे कुछ अलग हो गई, 4 सेकंड पे कुछ अलग हो गई, यूनिफॉर्म नहीं है। देखो हर समय पे देखो वेलोसिटी कोई स्ट्रेट लाइन तो जा नहीं रहा। यहाँ पूछ लिया कि बताओ इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताओ हमें क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं कैसे निकालूंगा इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना भाई, यहाँ पे ना रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल, ऐसा कर्व है थोड़ी, हमें मुझे कोई फॉर्मूला ऐसा कोई भी कर्व ड्रॉ कर देगा एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे इसका। तो इसके लिए हमें कुछ तरीका चाहिए। हमारा बेसिक फॉर्मूला जितने हमने पढ़ के रखे थे वो सब यहाँ पे कहाँ से अप्लाई होगा, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं फॉर्मूला भाई ऐसा कोई कर्व के लिए। तो अब बोला गया कि ठीक है, इसके लिए बोला गया कि काम करो, ठीक है, ये नंबर ना यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ बोला गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो बताओ इसमें एरिया कैसे निकलेगा ताकि डिस्प्लेसमेंट निकाल सके। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, हम ना यहाँ पे एक काम करते हैं, एक ये ऐसा कर्व जा रहा है, मैंने बोला कि एक काम करो, इसको छोटा सा यहाँ पे एक ले लो, ये ऐसे लिया हमने, और यहाँ पे इसको ऐसा ले लो, ठीक है। तो ये जो हमें अगर मिले ना, अगर हमको जैसे कि ये मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा ड्रॉ किया, ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया ना बहुत ही, ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो टाइम लिया ना मैंने, ये बहुत छोटा टाइम है, dt टाइम है। क्लियर?
तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ना, इस समय देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वेलोसिटी है। यहाँ मान लो एट एनी सर्टेन टाइम जो वेलोसिटी है वो v है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, देखो तो ये हाइट यहाँ पे v हो गई ना, ये टाइम क्या होगा t। मुझसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा, तो मैंने बोला कि इसका एरिया ले लो v dt। यहाँ पे जब अगर मैंने इसको रेक्टेंगल ट्रीट किया है तो ये लेंथ भले कर्व दिख रही हो बट दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली ट्रीटेड एज ए रेक्टेंगल, क्योंकि बहुत छोटा है ये, तो एकदम छोटा सा ऐसा होगा। मैंने अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऐसे कर्व का पार्ट अगर ऐसे जा रहा है, छोटा सा पार्ट ले लिया अगर मैंने, तो ये कैसे जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट हमको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। सीधी सी बात है, देखो एग्जांपल ले लो, अर्थ की शेप कैसी होती है, स्फीयर होती है, मतलब अर्थ तुम्हें कर्व दिख रही है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम्हें जाना है सिटी लाइट से पार्ले पॉइंट, जब तुम रोड से जाते हो सिटी लाइट से पार्ले पॉइंट, तुमको रोड थोड़ी ऐसे कर्व दिखती है, रोड तो हमें ऐसे फ्लैट दिखती है ना, क्योंकि वो इतना छोटा हिस्सा होता है ना इतने बड़े स्फीयर का, दैट अप्रोक्सीमेटली सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। इन द सेम वे इतना छोटा हिस्सा होता है ना कि हमने भले यहाँ पे हमको ये थोड़ा सा कर्व दिख रहा हो, लेकिन हम टाइम को अगर और छोटा करते चले जाए, तुम यहाँ चले जाओ, सोचो इतना हमको छोटा सा एक हमको ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। तो सर डी क्या है, क्या बोले सर डी क्या है, डी डी स्मॉल, पूरा dt मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। डी का मैंने बता के रखा हुआ है कि dx का मतलब क्या था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, dt था वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अब अगर इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत छोटा है ना, देन दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली ट्रीटेड लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया, ग्राफ निकाला, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया और अपनी एकदम पतली पतली लाइन, ठीक है, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी, एकदम पतली, एक 0.001 mm की लाइन, ठीक है, हमने ड्रॉ करना एकदम पतली पतली ड्रॉ कर, इधर से इधर से इधर से ऐसे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो हमने तो छोटी छोटी लाइन ड्रॉ की एकदम ऐसे ऐसे करके, पतली 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 माइक्रोस्कोप यूज करके, ठीक है। और हमने ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कम से कम 50,000 लाइन ड्रॉ कर दी। और सबका हमने क्या किया, छोटा छोटा मेजर किया हमने, ये लेंथ और हमने हाइट मेजर किया, हमने सबको एडअप करना स्टार्ट कर दिया। जब हम ऐसे करके एडअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। वो जो हम ऐड करेंगे ना, हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम क्या करें, सबको एडअप कर रहे हैं। एडअप के लिए एक वर्ड पढ़ा होगा क्लास 10th में, समेशन। हम यहाँ पे कर क्या रहे, समेशन कर रहे हैं। तो जब हम छोटी छोटी चीज को एडअप करते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके एडअप करते हैं, उस समेशन के लिए हम एक और टर्म बना के रखे हुए, इंटीग्रेशन। नाम से लगा इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेट मतलब ऐड करना, ठीक है, दैट बी इंटीग्रेट। तो हमने क्या बोला कि टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो हमने उसको ऐसा लिख दिया v dt। ये इसको कहते हैं, इस समेशन s से बना हुआ है, s ऐसा होता है, हमने क्या किया, इस s को खींच करके लंबा कर दिया, तो ये हमारा s कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। जब ये ऐसा आता है मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों को एडअप कर रहे हैं। आप जैसा लगता है देखने में, ठीक है। और ये कहाँ से आया सिंबल, ये समेशन से s को खींच के लंबा कर दो, ये ऐसा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन की बारी आती है तो हम करते क्या, छोटे छोटे एरिया को लेते हैं ऐसे करके, सब एरिया को लेके प्रैक्टिकली शिफ्ट कैसे करते हैं शॉर्ट में, वो भी हम सीखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन तुमको शुरू में कैसा लग रहा था, क्या अनाप शनाप है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल तरीका था, इसका भी प्रैक्टिकल तरीका है। हम क्या करेंगे, सबको ऐसा करके ये ले लें और सबके हमने एरिया निकालना स्टार्ट कर दी, एडअप करना स्टार्ट कर दिए, उस सब एरिया को हमने एडअप कर दिया, और यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, हमने सबको एडअप किया ऐसे करके, ठीक है। एंड दिस एडिशन ऑफ द स्मॉल एरिया इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, ठीक है।
और देखो इस सब एरिया क्या करेगा, वैरी करेगा, बढ़ आगे जा रहे एरिया बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह के एडिशन को जिसमें हम लोग ऐड करते हैं वेरिएबल क्वांटिटी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। नोट कर लो कॉपी में, लिखो इंटीग्रेशन इज a process in which multiplication and addition is involved. Second point, we use integration when we have to add the variable quantity. When we have to add the variable quantity, ठीक है, full stop. Integration is used to find area of the graph. Integration is used to find the area of the graph. ठीक है, एरिया कैसे निकाले जाए, एक्स एक्सिस और इसका एरिया, ठीक है। जैसे हमसे डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालते थे ना, इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते, ठीक है। अभी हमको बस इंटीग्रेशन क्या होता है हमको समझ में आना चाहिए। इसके फॉर्मूलाज हमको एक दो याद करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूँ इंटीग्रेशन का। जैसे देखो ये फॉर्मूला बोला जाएगा कि अगर x रेज टू n, व्हाट डज दिस सिंबल मीन, सिंबल मीन कि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। x रेज टू n dx, इसका फॉर्मूला हो जाता है x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है। इसका कैसे यूज करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि x स्क्वायर dx, ये बोला गया क्या होगा, 2 है, 2 प्लस 1 3 बाय 3, 4 प्लस 1 5 बाय 5, 8 प्लस 1 9 बाय 9, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको जो याद कर जाना है। सर ऊपर जो नंबर है वो भी याद करना है। हाँ, n खाली n का n प्लस 1 बाय n प्लस 1, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला। बाकी तो एग्जांपल है ना। हाँ, बाकी एग्जांपल है। 2 है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, बस। सर फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें वो समेशन x रेज टू n है। हाँ, ये जनरल फॉर्मूला कैसे था, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, वैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब देखो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये रिवर्स होता है ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो रिवर्स होता डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि जैसे कि तुम्हारे पास बोला गया है कि एक्स क्यूब है, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। याद रखना अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 बाय 4 हो जाएगा। अब अगर मान लो मैंने x रेज टू 4 बाय 4 जो मेरा आंसर आया है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ ना, तो 1 बाय 4 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है ये, है ना, 1 बाय 4। और x रेज टू 4 का क्या हो जाएगा, n माइनस 1 दैट इज x क्यूब। 4 4 कट गया, क्या बचा, x क्यूब। देखो x क्यूब को इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया वापस यही आ। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे डिवीजन होता है उसके सामने मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है उसके सामने सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन होता है
और उसका ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी नोट कर लो, इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। हाँ, न्यूमेरिकल्स आज नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है, आज थोड़ा बहुत बेस बता के छोड़ दूंगा मैं, कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अभी क्या 12th की भी क्लास है मेरी, तो बस ये तुम लोग क्या करना, इसको एक बार इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया, इसके फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है, और इसमें इतना काफी आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे। तुम्हारा वर्क क्या सुना ध्यान से, तुम्हारा वर्क ये कि वो जो मैंने बेसिक मैथ्स की थ्योरी वाली जो शीट भेजी है ना, वाली शीट, उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, पूरा थ्योरी डिस्कस किया गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की, बायनोमियल की और डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के लिस्ट दिए गए हैं, उसके ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए। वो एग्जांपल्स जो है ना तुमको घर बैठ करके और सारे के सारे तुम्हें सॉल्व करने खुद से, क्लियर, वो खाली एग्जांपल्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। इंटीग्रेशन के तो यार बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन काम के लिए हमको मुश्किल से 5-6 पढ़ने, और तुमको इंटीग्रेशन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंशिएशन के पढ़ लोगे, इंटीग्रेशन खुद से आ जाएगा, उसके उल्टे होते हैं, याद कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन को छोड़ दो, अभी जो मैंने पढ़ाया बस उसको कॉपी में लिख लेना एक बार। बाकी इंटीग्रेशन तुमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, घर पे तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स तुम्हें जितने भी दिए गए हैं वो खुद से तुमको सॉल्व करना है। अगर अटकोगे तो वहां पे जो एग्जांपल में जो सॉल्यूशन दिया होगा वो तुमको खुद देख करके करना है, ठीक है। बस तुमको इतना सा काम करना है कल घर पे, आज घर पे बैठ करके, और समय मिले तो पीछे जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है, उसके भी सब प्रैक्टिस करो। बट आज के लिए तुम्हारा वर्क इतना कंपलसरी है, तुमको एग्जांपल से सारे के सारे डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। एंड टुमारो हम लोग फिर से मिलेंगे और इंटीग्रेशन टॉपिक खत्म करके, बेसिक मैथ्स वाला टॉपिक खत्म करके हम लोग वेक्टर्स को फिर से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, उसके बाद और भी सुन लेना ध्यान से कि इसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे ना बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ टॉपिक आते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार का डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, ये यूनिट्स क्या क्या होता है, तो वो ना मैं तुम लोग को नोट्स बना करके सब दे दूंगा और मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। उसके मैं तुमको एकदम रेडीमेड नोट्स दे दूंगा, ठीक है, और क्लास में भी यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा वेक्टर्स के बाद, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक मैथ्स के बाद। ओके, चलो बाय। क्या मैसेज? बाय सर। बाय सर। अभी फिजिक्स में हमारा यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ठीक है, और बेसिक मैथ्स हो जाएगा, 2 चैप्टर। ओके, चलो बाय।